हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म में मॉडिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल है उसके फॉर्म का लास्ट डेट ख़त्म हो गया है। और आप ये भी जानते हैं कि जितने कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना था उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है। इसमें बहुत से कैंडिडेट का अभी तक लास्ट डेट तक कन्फ्यूजन बना हुआ था, जिसमें उनकी डॉक्यूमेंट से संबंधित बातें और भी चीज़ें थी जो उनके कन्फ्यूजन के बारे में बताती थी और वो वीडियो में कमेंट करते थे। लेकिन एक चीज़ हमें सही नहीं लगा कि हमने हर वीडियो में जो चीज़ बताया था, कैंडिडेट अक्सर उसी चीज़ का कन्फ्यूजन उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में करते थे। इसका मतलब ये होता था कि उन्होंने उस वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं देखा है, क्योंकि हमने जो चीज़ें वीडियो में बताई फिर आप उसी चीज़ को कमेंट करके पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है आपने उसको पूरे अच्छे तरीके से नहीं देखा। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से देख लिया होता तो शायद आपका कन्फ्यूजन पहले ही ख़त्म हो जाता। चलिए, इस वीडियो में हम बहुत से सवाल लिए हैं और उसके बारे में एक एक करके बातें करेंगे और देखते हैं कि किन किन चीज़ों के चलते आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और क्या चीज़ें हैं आपको जल्दी से मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए। फॉर्म रिजेक्ट के बारे में आरआरबी ने क्या गाइडलाइन दिया है कि किसके चलते आपका फॉर्म वो रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या चीज़ें हैं जो आप बदलाव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। आप देख सकते हैं हमने कई चीज़ें लिया है। क्या कास्ट सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये हमारे हर वीडियो में किसी ना किसी कैंडिडेट के द्वारा पूछा जाता है कि हमारे कास्ट सर्टिफिकेट में ये गलती है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या हमें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम बातें करते हैं। फॉर्म में सुधार करते समय क्या गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिव हुआ और आप सीधे उठे और उसमें आपको लगा ये गलती है, अब आप उसको मॉडिफाई कर दिए, सुधार कर दिए। तो इन सब चीज़ों पे भी आप ध्यान दीजिए। इसको वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे फिर समझ में आएगा। 10 मिनट 5 मिनट का आप टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल होता है, नौकरी। ठीक है, हमने आपको बहुत बार बताया है कि इन सब चीज़ों में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आप बाद में जब जाएंगे ना तो उस समय पता चलता है कि हमने गलती क्या की है। ठीक है, फाइनल आप डीबी में जब पहुंचेंगे तो उस समय लगता है कि हमने गलती क्या की है। शायद हमें जिन जो इसमें पहले से थे वो बता रहे थे, उनकी बातों को ध्यान दे देना चाहिए। इन सब चीज़ों का एहसास बाद में होता है। चलिए, वीडियो में ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए बात करते हैं। देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका लास्ट डेट आप जानते हैं कि 20/10/24, जो कि ख़त्म हो चुका है। 20 तारीख तक लास्ट डेट इसका ख़त्म हो गया है। फ़ी पेमेंट की बात करें तो 21/10/24 से 22/10/24, ठीक है, 2 दिन आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने फॉर्म को लास्ट में अप्लाई किया है और अभी उसका फ़ीस नहीं भरे हुए हैं। सबके लिए नहीं है, आप इस पे ध्यान देंगे। जिसका फाइनली फॉर्म सबमिट हो गया है, प्रिंट आउट ले लिए हैं, उनके लिए नहीं है। जो मान के चलिए कि 20 तारीख को लास्ट डेट के लिए फॉर्म अप्लाई किए और उनका फ़ी पेमेंट नहीं हो पाया है, तो वो 21 और 22 तक अपना फ़ी पेमेंट करके फाइनल प्रिंट ले ले। ठीक है, फाइनल प्रिंट ले लेंगे तो उनका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और उसको रेलवे एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, अगला बात करते हैं मॉडिफिकेशन लिंक के बारे में। सुधार के जो लिंक है वो आपको 23/10/24 से 30/10/24 के बीच में एक्टिव रहेगा। आपके फॉर्म में जो गलतियां होंगी उसको आप 23 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में सुधार सकते हैं। हम इसमें आगे बात करेंगे कि क्या गलती है आप उसको सुधारें और क्या गलती है कि आप सुधार न करें तो ही ठीक है। ठीक है, इसके लिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए, फॉर्म में सुधार करते समय क्या गलती नहीं करनी है। देखिए फ्रेंड्स, जो फॉर्म है इसमें
जब आप सुधार करेंगे, यानी कि मॉडिफिकेशन लिंक 23 तारीख से एक्टिव होगा, तो उसमें आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। वो चीज़ क्या है कि जब रेलवे आपको बता देती है कि आपके, जैसे मान के चलिए आपकी क्वालिफ़िकेशन ही है, आप भी जो भी किए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी चीज़ किए हैं, तो मान के चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 20/10/24 तक ना आके, ठीक है, और 20 के बाद आता है, यानी 21, 22, 23, 24, 25 जब भी आए, मान के चलिए मॉडिफिकेशन लिंक के अंदर ही आ जाए, यानी कि 20 के बाद 21 से और 23 को मान लीजिए इसका लिंक एक्टिवेट हो रहा है, तो 23 और 30 के बीच में आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। तो आप सोचेंगे कि मेरा रिज़ल्ट मॉडिफिकेशन लिंक के बीच में आ गया है, तो हम फॉर्म में इसका डेट मॉडिफाई कर देते हैं। तो आप ऐसा ना करिएगा, क्योंकि जो रेलवे है ना, वो फॉर्म के लास्ट डेट तक ही मान्य रखती है, यानी कि जो भी आपकी रिज़ल्ट की डेट है वो 20/10/24 के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं, 21 तक नहीं। आपका उसमें मॉडिफाई जो डेट है वो नहीं लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, जो भर दिए हैं भर दिए हैं, इस चीज़ के अंदर है, सही है, बाद में इसको मॉडिफाई ना करिएगा। अगला इसी चीज़ पे कास्ट सर्टिफिकेट का भी बात आता है, ठीक है ना। उसमें क्या है कि जिन कैंडिडेट ने 20/10/24 तक कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड कर दिया है, उनके लिए तो सही है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत से कैंडिडेट क्या करेंगे, बहुत से करेंगे कि फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, और वो सोच रहे होंगे कि जब मॉडिफिकेशन लिंक 23 से 30 के बीच में एक्टिव होगा तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट उस टाइम तक बन जाएगा, और हम क्या करेंगे कि उस समय उसको मॉडिफाई कर देंगे। तो वो मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन उसके दो कारण हो सकते हैं। यदि आपने स्टेट वाले कास्ट सर्टिफिकेट से ऑनलाइन फॉर्मेट में सेंट्रल का या रेलवे का जो भी है फॉर्मेट बनवाए हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो इशू डेट होता है, ठीक है, जो इशू डेट होता है वह आपके स्टेट वाले का ही पढ़ना चाहिए, यानी कि आपका स्टेट 20 तारीख से पहले का बना हुआ है, तो वही डेट आपके सेंट्रल वाले ऑफलाइन पे भी पढ़ना चाहिए, तब तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उस समय आपको क्या करना रहेगा, डेट तो वही सेम टू सेम स्टेट का ही रहेगा, लेकिन जो इशूइंग अथॉरिटी रहती है ना, वो आप मान लीजिए चेंज हो जाता है और सेंट्रल में, तो वो चेंज कर देंगे तो मान्य हो जाएगा कि आपका सेंट्रल का हो गया। लेकिन अगर आपने स्टेट का ऑनलाइन वाला भी लगा दिया है और फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, और आपका 20 तारीख के बाद सेंट्रल का ऑनलाइन वाला बन के आता है, तो फ्रेंड्स आपके स्टेट में और सेंट्रल में इशू डेट अलग अलग रहेगा, यानी सेंट्रल का आपका 20 तारीख के बाद का होता है, तो उस स्थिति में आप मॉडिफिकेशन नहीं करिएगा। अगर आप मेरी बात माने तो मॉडिफिकेशन आपको नहीं करना है। आपने सेंट्रल का बनवा लिया, वो बात की बात है, आप उसको रख दीजिएगा, ठीक है, और स्टेट वाले को ही उसमें रहने दीजिएगा। इसके बारे में आप कोई मॉडिफिकेशन ना करिए। जब आपका डीबी होगा तो आप स्टेट वाला लेके जाइएगा, और जो सेंट्रल का बनवा लिए हैं लास्ट डेट के बाद भी फिर भी उसको लेके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे पहले स्टेट का ही दिखाना पड़ेगा। जो आप फॉर्म में डाले रहेंगे वो आपको मांगेगा ही मांगेगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगर नहीं रहेगा तो उसके लिए आपको घर भी लौटा देगा कि आप लेके आइए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए, इसको आप मॉडिफाई ना करिएगा। हो सकता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला है, क्या कास्ट सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली देखा जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो फॉर्म होता है ना, वो रिजेक्ट नहीं होता है, मेरी बात माने तो। रिजेक्ट कहने का मतलब, शुरुआत में जब आपका फॉर्म रिजेक्ट या एक्सेप्ट दिखाता है ना, तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। इसमें परेशानी तब आती है जब डीबी होता है। आप ये देखेंगे इसमें क्या होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, आप एग्ज़ाम देंगे, अगर गलती रहेगी तो जब डीबी फाइनल होता है ना, उस समय जो भी परेशानियां होगी, जो भी उसको कहने वाली होगी वो देगा। तो आपने मान के चलिए कि अगर स्टेट का लगा ही दिया है या किसी ने पुराना कास्ट लगा ही दिया है, तो हो सकता है कि उस समय आपको
एफिडेविट दे दें तो वो लोग मान्य जाए। ठीक है, उसमें आप रीज़न दे देंगे कि इन रीज़न के कारण हमारा नहीं बन पाया था। ठीक है फ्रेंड्स, और उस समय तो नया बनाना ही पड़ता है, नया आपको बनाना ही पड़ेगा, लेकिन इस समय जो लगाए हैं उसको आप संभाल के रखिएगा, वो ज़रूर लगेगा। हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपका इस समय फॉर्म कोई रिजेक्ट नहीं होगा, जैसा मेरा अनुभव है। आप एग्ज़ाम देंगे, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, सब चीज़ होगा। देखिए, फॉर्म जो रिजेक्ट होते हैं उसके जो रीज़न है वो आरआरबी ने यहाँ पे दिए हैं कि जो रिजेक्ट होगा वो किन कारण से होगा। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, जो इनवैलिड फ़ोटो होता है, फ़ोटो के चलते आपके जो शुरुआत में फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है वो हो जाएगा। अगर आपका फ़ोटो इनवैलिड है तो आपका फॉर्म को आरआरबी रिजेक्ट कर सकती है। इसके लिए देखिए, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। हमारे चैनल पे जाइएगा, उसमें फॉर्म में जो रिजेक्ट होने के कारण है फ़ोटो और सिग्नेचर से संबंधित, उसको हमने बताया है, अच्छे से देख लीजिएगा। और मॉडिफिकेशन में अगर उन सब चीज़ों में से आपका कोई मैच नहीं करता है, यानी आपने गलत फ़ोटो लगा दिया है, अभी टाइम है, मॉडिफिकेशन में इसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर इन कैपिटल या ब्लॉक लेटर, सिग्नेचर के बारे में भी हमने आपको बताया है। अगर आपने सिग्नेचर कैपिटल लेटर में कर दिया है तो आप इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में किए हैं कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में किए हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैपिटल लेटर में पूरा आपको सिग्नेचर नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में भी बताया है। अभी हम आपको बता रहे थे कि 20/10/24 से पहले का, मतलब इसके अंदर का ही आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। इसके बाद का रहेगा तब भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। सिग्नेचर गलत रहेगा तब भी करेगा, फ़ोटो इनवैलिड रहेगा तब भी करेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों में हमने आपको बता दिया। देखिए, मल्टीपल एप्लीकेशन जब रहेगा, मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट आरआरबी और सेम आरआरबी, अलग अलग आरआरबी में आपने कई एप्लीकेशन डाल दिए हैं या एक ही आरआरबी में कई एप्लीकेशन डाल दिए हैं, तब भी आपका हो जाएगा। वो सारे एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे और जो कैंडिडेट है उसको एग्ज़ाम से डिबार्ट कर दिया जाएगा। यानी आगे भी जो आरआरबी आरआरसी के द्वारा फॉर्म अप्लाई होगा, एग्ज़ाम होगा, उससे आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए कि आरआरबी क्यों आपका मतलब कि फॉर्म रिजेक्ट करती है। अगर किसी कैंडिडेट का नाम मतलब डिबार्ड किया गया है और उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया तब भी उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट जो है या इनकरेक्टली फिल्ड एप्लीकेशन, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपने फॉर्म को पूरा कंप्लीट नहीं किया है, फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, फ़ी पेमेंट नहीं किया है, फ़ी पेमेंट आपका हुआ ही नहीं, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या गलत फॉर्म भरे हैं तब भी हो जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर लिए। बात करते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जिनको आप संशोधन कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। यह हम आपको पिछले भी वीडियो में बताए हैं, इसमें भी एक बार आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आपके नाम में गलती है संशोधन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है तब भी नहीं कर पाएंगे। जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है, अगर उसमें इधर उधर हो गया, किसी मेल का फीमेल हो गया टिक, फीमेल का मेल हो गया, तब भी आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सब चीज़ों के बारे में आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। अगर इनमें से किसी भी तरह की आपकी गलती है संशोधन नहीं हो पाएगा। बाकी इसको छोड़ के जो भी गलतियां हैं आप संशोधन कर सकते हैं और संशोधन करें। मॉडिफिकेशन लिंक 23 तारीख को एक्टिव होगा। 23 से 30 के बीच में आप मॉडिफिकेशन करें। उसका फ़ी पेमेंट लगेगा 250 रुपया, आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हो सकता है हमने जितनी बातें बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, जो जानकारी दी हैं अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।